हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 109, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 सेंचुरी 1550 to 1605। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप उसे परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पर सिंपली यहाँ पे आपको सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, जैसे BHIC 109, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड के भी अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे अपने सब्जेक्ट कोड को इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। फिर बाय नाउ पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो चलिए आते हैं हम अपने आज के सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। आपके कोई भी डाउट होते हैं आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्सप्लेन द मुगल रिलेशंस विद पर्शिया। So the Mughal Empire and Persia, modern day Iran, shared close political, cultural and economic relation। तो मुगल एम्पायर और पर्शिया, जो कि आज का ईरान है, वो आपस में पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन शेयर करते थे। बोथ एम्पायर्स वेयर पावरफुल इन एशिया ड्यूरिंग 16 to 17 सेंचुरी। दोनों एम्पायर की अगर बात की जाए तो एशिया के अंदर दोनों एम्पायर काफ़ी ताकतवर थे 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर। देयर रिलेशनशिप वाज अ मिक्स ऑफ फ्रेंडशिप, डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट। उनके जो रिश्ते थे वो उनमें कई सारी चीज़ें देखने की मिलती थी, जैसे उनकी दोस्ती थी, डिप्लोमेसी थी, ठीक है, व्यापार होता था और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता था। द मेन इशू बिटवीन देम वाज द कंट्रोल ऑफ कंधार, एन इम्पॉर्टेंट सिटी लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड पर्शिया। और जो मेन इशू था उन दोनों के बीच में वो कंधार को लेकर के था कि कंधार पे किसका कंट्रोल रहेगा, किसका राज रहेगा, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिटी था इंडिया और पर्शिया के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल रिलेशन देखते हैं। सो The Mughal rulers maintained diplomatic relations with the Persian ruler known as Safavid dynasty, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल रूलर जो हैं वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं पर्शियन रूलर के साथ, जिसको सफाविड डायनेस्टी भी कहा जाता है। दे एक्सचेंज एम्बेसडर्स, गिफ्ट्स एंड लेटर्स टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस। वो आपस में एम्बेसडर्स, गिफ्ट्स और लेटर्स को एक्सचेंज करते थे ताकि एक पीसफुल रिलेशन बना रहे। हाउएवर बोथ एम्पायर्स वांटेड कंट्रोल ओवर कंधार बिकॉज इट वाज इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड ट्रेड सेंटर। जबकि दोनों का जो मेन एम रहता है, दोनों जो है वो चाहते हैं कि कंधार के ऊपर उनका कंट्रोल रहे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता था मिलिट्री और ट्रेड के लिए, ठीक है। बाबर हैज़ फ्रेंडली रिलेशंस विद पर्शिया एंड रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम पर्शियन रूलर शाह इस्माइल फर्स्ट इन हिज अर्ली स्ट्रगल्स। तो बाबर की अगर बात करी जाए तो बाबर जो थे वो अब एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रखते थे पर्शिया के साथ, और उनको यहाँ पे हेल्प भी मिला था, ठीक है। पर्शियन रूलर जो थे शाह इस्माइल के द्वारा उनको हेल्प भी मिला था जब उनके अर्ली स्ट्रगल्स चल रहे थे। हुमायूं आफ्टर लूजिंग हिज किंगडम टू शेर शाह सूरी टुक शेल्टर इन पर्शिया। शेर शाह सूरी से जब हुमायूं हारा था तो वो पर्शिया में जाकर के मतलब यहाँ पे अपना शरण लिया था, ठीक है। द पर्शियन रूलर शाह तहमश, ठीक है, हेल्प हिम टू सोल्जर एंड मनी। तो उस समय जो पर्शियन रूलर थे शाह तहमश, वो उन्होंने उसको हेल्प किया था सोल्जर और मनी से। विथ हिज सपोर्ट हुमायूं रिगेन द मुगल थ्रोन इन 1555। और उनके सपोर्ट की वजह से ही हुमायूं फिर से अपना मुगल थ्रोन को वापस हासिल कर पाया था 1550 में, ठीक है। जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर वहाँ पे आते हैं तो ये हुमायूं उनको हरा करके मुगल को फिर से वहाँ पे हासिल कर लेता है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो था कंधार को लेकर वो देखते हैं। कंधार वाज द मेन रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुगल एंड पर्शिया। मुगल और पर्शिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन कारण था वो था कंधार। इट कनेक्टेड इंडिया विथ सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया। ये भारत को सेंट्रल एशिया और पर्शिया से जोड़ता है, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड डिफेंस, जिससे कि ये ट्रेड और डिफेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर कैप्चर कंधार इन 1595 एंड स्ट्रेंथन मुगल कंट्रोल।
अकबर ने कंधार को कैप्चर किया 1595 में, जिससे कि मुगल कंट्रोल मजबूत हो गया। ड्यूरिंग जहांगीर रीन्स द पर्शियन रूलर शाह अब्बास कैप्चर कंधार इन 1622। जहांगीर के शासनकाल में पर्शियन रूलर जो थे शाह अब्बास, उन्होंने कंधार को कैप्चर कर लिया 1622 में। शाहजहां ट्राइड 3 टाइम्स रिकवर कंधार बट फेल्ड डिस्पाइट सेंडिंग लार्ज आर्मीज। शाहजहां ने बहुत बार कोशिश की कंधार को अपने हासिल करने में, लेकिन तीनों बार वो हार गए, फेल हो गए, ठीक है, और बहुत सारे आर्मीज उनको वो भेजने के बावजूद भी, ठीक है। ड्यूरिंग औरंगजेब रीन्स नो सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड टू रिकैप्चर द सिटी। और औरंगजेब के समय तो कोई भी यहाँ पे सीरियस हमको अटेम्प्ट देखने को मिला ही नहीं जिससे कि वो कंधार को हासिल करना चाहते हो। द लॉस ऑफ कंधार वीकेंड मुगल इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। और कंधार को खो देना मुगल का एक बहुत बड़ा क्या था, मतलब कमजोरी था, जो उसके प्रभाव को सेंट्रल एशिया से ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इज द कल्चरल रिलेशन। पर्शियन कल्चर हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मुगल एम्पायर। मुगल के कोर्ट में, मुगल एम्पायर में हम देखें तो पर्शिया का बहुत बड़ा कल्चर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फर्स्ट, पर्शियन बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल कोर्ट का और एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो पर्शियन होता है। पर्शियन लिटरेचर, पॉटरी, पेंटिंग, ठीक है, आर्किटेक्ट एंड म्यूजिक फ्लरिश अंडर मुगल पैट्रोनेज। तो यहाँ पे हमको पर्शियन का लिटरेचर, पोइट्री, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ये सारा हमको देखने को मिलता है मुगल के अंदर। Many Persian scholars, artists and craftsmen came to India and contribute to मुगल कल्चर। बहुत सारे पर्शियन स्कॉलर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है, क्राफ्ट्समैन आते हैं इंडिया में, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं मुगल के कल्चर में। मुगल बिल्डिंग्स सच एज प्लेसेस, पैलेसेस, गार्डन्स शो स्ट्रॉन्ग पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। मुगल के जो बिल्डिंग्स होते हैं जैसे कि पैलेसेस हो गए, गार्डन्स हो गए, वहाँ पर भी हमको पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द ट्रेड रिलेशंस। द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन मुगल एम्पायर एंड द पर्शिया वाज एक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। तो ये पर्शियन और मुगल एम्पायर के बीच में जो ट्रेड रिलेशन था वो बहुत ही एक्टिव था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, इंडिगो एंड प्रीसियस स्टोन। इंडिया जो था वो एक्सपोर्ट करता था कपास के जो भी कपड़े होते थे, ठीक है, मसाले, नील और जो बहुत ज़्यादा प्रीसियस स्टोन्स होते थे, ठीक है, पत्थर, वो सब। पर्शिया एक्सपोर्ट्स हॉर्सेस, सिल्क, कारपेट्स एंड लग्जरी गुड्स। वहीं पर्शिया जो था वो एक्सपोर्ट करता था घोड़े, सिल्क हो गया, ठीक है, कारपेट और लग्जरी गुड्स। ट्रेड रूट्स थ्रू कंधार कनेक्टेड इंडिया विद पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। ट्रेड रूट जो था वो कंधार से जो था वो जोड़ता था, ठीक है, कंधार जो था वो जोड़ता था इंडिया को, ठीक है, इंडिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया को, सबको ये जोड़ता था। कंक्लूजन में बताएंगे, द रिलेशंस बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड द पर्शिया वे आर बोथ फ्रेंडली एंड कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे जो मुगल एम्पायर और पर्शिया के बीच में जो रिश्ता था वो एक दोस्ती का भी था और एक कॉम्पिटिटिव का भी था, ठीक है। वाइल डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज स्ट्रेथन दियर टाइज, द स्ट्रगल ओवर कंधार क्रिएटेड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट। चूँकि इनकी डिप्लोमेसी, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मजबूती बनाए रखता है, लेकिन जो कंधार के लेकर के इनका स्ट्रगल होता है वो एक लंबे समय तक चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट बनाता है। पर्शियन इन्फ्लुएंस ग्रेटली इनरिच मुगल लैंग्वेज, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। पर्शियन का जो प्रभाव है वो मुगल के अंदर देखने को हमको मिलता है, उनके भाषा में, कला में, साहित्य में और उनके आर्किटेक्चर में। ओवरऑल मुगल पर्शियन रिलेशंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुगल और पर्शियन का जो रिलेशन है वो एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के अंदर पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को आकार देने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पर्शिया का मुगल के कोर्ट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज एनालाइज द पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स अंडर द नायक रूल। द नायक रूल्ड many part of South India from the 16th to 18th century after the decline of विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो नायक रूलर थे उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत जगहों तक क्या किया, रूल किया 16th to 18th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट नायक किंगडम्स वेयर मदुरई, तंजावुर एंड गिनी। तो जो इनके इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे वो मदुरई था, तंजावुर था और गिनी था। दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर, इनकरेज ट्रेड एंड सपोर्टिंग आर्ट, लिटरेचर एंड रिलीजन। इनका जो अहम भूमिका था उसमें हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, ट्रेड को इनकरेज करते हैं और साथ ही साथ आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अंडर नायक रूल। पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसा होता है ये देखते हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। द नायक रूलर्स डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू डिफरेंट रीजन्स फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो नायक रूलर्स जो होते हैं वो अपने किंगडम्स को अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर देते हैं ताकि आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। लोकल चीफ्स कॉल्ड पलैयक्कर्स, जिसको पॉलीगर्स भी कहते हैं, वे आर अपॉइंटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्ट टैक्स एंड प्रोटेक्ट दियर टेरिटरीज। यहाँ पे लोकल चीफ्स को, जिसको
पलयक्कर्स कहा जाता है या फिर पोलिगर कहते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है कि वो जो भी कानून है बना हुआ है उसको वो देखें, ठीक है, मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है, टैक्सेस को कलेक्ट करें और अपने टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करें। दिस सिस्टम हेल्प द रूलर्स कंट्रोल लार्ज एरियाज। और ये जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं रूलर्स को मदद करता था कि वो लार्ज एरिया को भी कंट्रोल कर पाए। सेकंड इज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन सोर्स था इनकम का। द नायक रिपेयर्ड ओल्ड टैंक्स, बिल्ड न्यू कैनाल्स एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, सॉरी इरीगेशन फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे जो नायक्स थे, पुराने जो टैंक्स होते थे उसको रिपेयर किए, नए कुछ कैनाल बनवाए और जो भी इरीगेशन फैसिलिटीज़ था उसको बेहतर किए। बेटर वाटर सप्लाई इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ फार्मर। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई बेहतर होने से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बढ़ा और साथ ही साथ जो किसान भाई थे उनका जीवन जो था वो बेहतर हुआ। नेक्स्ट इज़ द रेवेन्यू सिस्टम। द गवर्नमेंट कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स विच वाज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती थी वो फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी जो उनके स्टेट का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। टैक्सेस वेयर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड, मार्केट, फॉरेस्ट एंड पोर्ट्स। टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे जो ट्रेड से आता था, मार्केट से, फॉरेस्ट से और पोर्ट से, ठीक है। द रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क, टेम्पल्स एंड द आर्मी। रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, ठीक है, जैसे हम देखें कैनाल बन रहे थे, ठीक है, फिर टेम्पल्स बनवाने के लिए और आर्मी में यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज द ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड ग्रीव ड्यूरिंग द नायक पीरियड। ट्रेड जो था वो नायक पीरियड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। गुड्स सच एज स्पाइसेज, राइस, टेक्सटाइल, पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइसेज, राइस, टेक्सटाइल्स, पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स वे आर ट्रेडेड विद इन इंडिया एंड विथ फॉरेन कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो गुड्स होते हैं जैसे मसाले हो गए, ठीक है, राइस हो गया, चावल हो गया, टेक्सटाइल, कपड़े, पर्ल्स और प्रीसियस स्टोन, ये ट्रेड किया जाता था इंडिया से लेकर के फॉरेन कंट्रीज़ में। पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट हेल्प इन ओवरसीज ट्रेड। और ईस्ट कोस्ट का जो पोर्ट था वो ओवरसीज ट्रेड करने के लिए मदद करता था। इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द किंगडम, जो कि किंगडम के वेल्थ को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। द नायक्स मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विथ इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड फोर्ट्स। तो नायक के पास बहुत बड़ी मजबूत आर्मी थी जहाँ पे इन्फेंट्री था, कैवलरी मतलब कि खड़ी जो होती है ना फुट आर्मी थी, फिर हॉर्स आर्मी थी, ठीक है, एलिफेंट भी था, फोर्ट भी थे, ठीक है। द पलियक्कर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर। और जो यहाँ पे पलियक्कर्स होते थे जो ये अपने अंदर मेंटेन करते थे वो भी इनको सोल्जर्स देते थे वॉर के टाइम में। और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हेल्प टू प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम इनेमीज। और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने की वजह से जो किंगडम था वो प्रोटेक्ट रहता था इनेमीज से। कल्चरल डेवलपमेंट्स अंडर द नायक रूल। कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। द नायक रूलर्स बिल्ड एंड एक्सपेंडेड मेनी फेमस टेम्पल्स। बहुत सारे टेम्पल्स को ये बनाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं। दे एडेड लार्ज गोपुरम्स, टेम्पल टावर्स, मंडपम्स, हॉल एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। तो ये यहाँ पे ऐड करते हैं बड़े बड़े गोपुरम्स, जिसको हम टावर कहते हैं, ठीक है, गोपुरम टावर होते हैं ऐसे, ठीक है, मंडपम हॉल होते हैं, ठीक है, ऐसे हॉल होता है, ठीक है, और स्कल्पचर्स यहाँ पे ब्यूटीफुल यहाँ पे ऐड करते हैं। टेम्पल्स बिकम इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर रिलीजन, एजुकेशन एंड सोशल लाइफ। तो यहाँ पे जो मंदिर होते थे वो केंद्र बन जाते थे धर्म के, शिक्षा के और सामाजिक जीवन के, ठीक है। सेकंड इज द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर। द नायक इनकरेज स्कॉलर्स एंड पोइट्स। यहाँ पे स्कॉलर्स जो होते थे, विद्वान और पोइट्स जो होते थे, उनको ये इनकरेज करते थे। लिटरेचर इन तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत फ्लरिश। यहाँ पे तमिल, तेलुगु और संस्कृत में जो भी साहित्य होता था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। मेनी रिलीजियस बुक्स, पोएम्स एंड ड्रामाज वेयर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड। और इस समय बहुत सारे धार्मिक किताबें, पोएम्स और ड्रामाज लिखे गए, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिक एंड डांस रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट। तो इस समय पेंटिंग को, स्कल्पचर्स, म्यूजिक और डांस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ठीक है। द टेम्पल वेयर डेकोरेटेड विथ कलरफुल म्यूरल्स एंड डिटेल्ड कार्विंग्स शोइंग द हाई आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ द टाइम। और इस समय मंदिरों को बहुत खूबसूरत से सजाया गया, कई अच्छी निकासी की गई जो उस समय का बहुत अच्छा, बहुत हाई आर्टिस्टिक स्किल दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स डेवलप्ड अंडर नायक पैट्रोनेज। नायक पैट्रोनेज के अंदर यहाँ पे हमको क्लासिकल म्यूजिक और डांस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसका डेवलपमेंट। टेम्पल्स फेस्टिवल्स इंक्लूडेड म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज एंड डांस हेल्पिंग प्रिजर्व साउथ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। मंदिर के जो भी यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते थे
या फिर उसके साथ साथ जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस किए जाते थे, ये सब मिल करके वहाँ पे डांस को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जो कल्चरल ट्रेडिशन था साउथ का उसको प्रिजर्व करके रखा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रिलीजियस हार्मोनी। ऑल्दो द नायक मेनली सपोर्टेड हिंदुज़म, दे ऑल्सो रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन। चूँकि यहाँ पे जो नायक्स थे वो तो हिंदुज़म को सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे धर्मों को भी रिस्पेक्ट करते थे। दे इनकरेज फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्रिएटिंग अ पीसफुल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो वो यहाँ पे त्योहारों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे और कोई भी धार्मिक जो भी चीज़ें होती थी उसको भी वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनाते थे, जिससे कि एक पीसफुल कल्चरल इन्वायरमेंट बना हुआ था। सो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं द नायक रूलर्स मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कल्चरल ऑफ साउथ इंडिया। तो नायक रूलर्स जो थे उनका एक बहुत ही अच्छा हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, अच्छा मतलब कि एक बेहतर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पॉलिटिकल इकोनॉमी और कल्चर में, ठीक है, साउथ इंडिया के। देयर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर ट्रेड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। तो उनका जो इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं और ट्रेड को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि उनकी इकोनॉमी को मजबूत करता है। एट द सेम टाइम देयर इंकरेजमेंट ऑफ टेम्पल, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर लेफ्ट अ रिच कल्चरल हेरिटेज दैट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस साउथ इंडियन सोसाइटी टुडे। और उसके साथ साथ उनका जो यहाँ पे इंकरेजमेंट होता है, मंदिर बनवाते हैं, लिटरेचर को फ्लरिश करते हैं, आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्ट को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे कि जो साउथ इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बना रहता है और वो आज भी हमको देखने को मिलता है, आज भी वो प्रभावित करता है साउथ इंडिया में, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दैट इज डिस्कस द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल शासन के दौरान क्या लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था, हम देखेंगे। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के लिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, सो द गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम फार्मर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन द आर्मी एंड बिल्ड रोड्स, फोर्ट्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। तो एग्रीकल्चर जो था वो यहाँ पे बैकबोन था इकोनॉमी का, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर से, ताकि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें, अपने आर्मी को मेंटेन कर सकें, रोडें बनवा सकें, फोर्ट्स बनवा सकें और पब्लिक बिल्डिंग्स बनवा सकें, ठीक है। द मुगल रूलर्स डेवलप्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मुगल शासनकाल में बहुत अच्छे तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को तैयार किया गया था, खास करके अकबर के समय काल में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या था इसका लैंड रेवेन्यू का वो देखते हैं। लैंड रेवेन्यू वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल गवर्नमेंट। मुगल शासनकाल के लिए जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। इट हेल्प्ड द रूलर्स मैनेज द एम्पायर, पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, सोल्जर्स एंड सपोर्ट पब्लिक वेलफेयर। ये मदद करता था रूलर्स को अपने एम्पायर को चलाने में, अपने जो भी ऑफिशियल्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनको सैलरी पे करने में और पब्लिक वेलफेयर को भी सपोर्ट करता था। अ प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम ऑल्सो इंश्योर्ड बेटर कंट्रोल ओवर विलेज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एक बेहतर रेवेन्यू सिस्टम जो था वो और यहाँ पे पक्का करता था कि उनका जो विलेज के ऊपर कंट्रोल होगा या फिर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा वो बेहतर हो सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज द दीवान हु सुपरवाइज्ड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था उसको दीवान कहा जाता था, ठीक है, और वो देखता था कि क्या टैक्सेस हमारे कितने कलेक्ट हुए हैं। एट द प्रोविंशियल लेवल ऑफिशियल्स लुक्ड आफ्टर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, while at the village level the local officers such as the patwari maintain local records and the quingo kept revenue records। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर प्रोविंशियल लेवल पे देखते हैं, ठीक है, सॉरी, तो प्रोविंशियल लेवल पे ऑफिशियल्स होते थे जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। वहीं अगर विलेज लेवल पे देखें तो यहाँ पे कुछ लोकल ऑफिसर्स यहाँ पे होते थे, ठीक है, जैसे कि पटवारी होते थे जो कि लैंड रेवेन्यू को मेंटेन करते थे, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखते थे, ठीक है, और वही क्विनिंगो होते थे जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड को रखते थे, ठीक है। द अमील वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम फार्मर्स। और यहाँ पे अमील को ये जिम्मेदारी होती थी कि वो फार्मर से टैक्सेस कलेक्ट करें, ठीक है। अकबर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म। अकबर ने क्या लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लाया वो देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द राजा टोडरमल, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर थे राजा टोडरमल, उनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे रिफॉर्म लाया गया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द जब्त सिस्टम विच केयरफुली मेजर्ड एग्रीकल्चरल लैंड एंड एस्टिमेटेड क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किन्होंने, राजा तोदरमल ने, जब्त सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर वो केयरफुली मेजर करते थे एग्रीकल्चरल लैंड को, कितना किसके पास भूमि है, और उसके हिसाब से वो एस्टिमेट लगाते थे कि कितना यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन। रेवेन्यू रेट्स वेयर फिक्स्ड बेस्ड ऑन द एवरेज यील्ड एंड प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स ओवर द प्रीवियस 10 ईयर। और यहाँ पे रेवेन्यू रेट्स को फिक्स कर दिया जाता था जो आधारित होता था कि आपका कितना फसल उगता है एवरेज, और उसके कितने पैसे, यानी कि क्रॉप का कितना प्राइस है
पिछले 10 साल में, ठीक है, उसका एवरेज निकाल करके उतना आपका रेवेन्यू रेट उस पर डिसाइड किया जाता था। दिस सिस्टम मेड टैक्स कलेक्शन मोर रेगुलर एंड रिड्यूस कन्फ्यूजन। ये जो सिस्टम था ये टैक्स कलेक्शन को ज़्यादा रेगुलर बनाया और कन्फ्यूजन को भी कम किया। अब यहाँ पे जो मेथड्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के वो देखेंगे। द मुगल एम्पायर यूज डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। मुगल एम्पायर बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते थे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। पहला था जब सिस्टम, जहाँ पे टैक्स को फिक्स किया गया था, जब मेजर किया गया था लैंड और एस्टिमेट निकाला गया था एवरेज प्रोडक्शन का। दूसरा है बटाई सिस्टम, यहाँ पे एक्चुअल क्रॉप वाज डिवाइडेड बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो एक्चुअल क्रॉप था उसको डिवाइड कर दिया जाता था किसान में और सरकार में, ठीक है। कनकुट सिस्टम, सो रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड बाय इंस्पेक्टिंग द स्टैंडिंग क्रॉप। तो यहाँ पे क्या होता था कि देखा जाता था कि कितना आपके पास क्रॉप उगा है, उसके हिसाब से आपसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और एक और था नस्क सिस्टम, रेवेन्यू वेयर कलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस असेसमेंट विदाउट फ्रेश मेजरमेंट एवरी ईयर। तो ये पिछले साल के जो भी रेवेन्यू मतलब जो भी मेजरमेंट होता था कि कितना आपका फसल हुआ है उसके हिसाब पे इस साल का आपसे रेवेन्यू लिया जाता था। इस साल का कोई भी आपका वो मेजरमेंट नहीं किया जाता था, ठीक है, कोई फ्रेश मेजरमेंट नहीं होता था। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ता था। द मुगल रेवेन्यू सिस्टम ब्राउट बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स। तो मुगल का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था और ये प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स रखता था। इट इनकरेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज गवर्नमेंट इनकम। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया और साथ ही साथ गवर्नमेंट की इनकम को भी बढ़ाया। हाउएवर इन मेनी प्लेसेस द टैक्स डिमांड वाज हाई। जबकि कुछ जगहों पर हमको देखने को मिलता है कि टैक्स डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई था। ड्यूरिंग ड्राउट्स और क्रॉप फेलियर फार्मर्स ऑफन फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स हैड टू बोरो मनी और लीव द लैंड। और कभी कभी जब सूखा पड़ता था या फिर फसल बर्बाद हो जाता था तो यहाँ पे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था, ठीक है। और कभी कभी उनको पैसे उधार लेने पड़ते थे या फिर अपने ज़मीन को छोड़ के जाना पड़ता था। तो ये सारी कुछ दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे द मुगल लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ इट्स टाइम। तो मुगल लैंड रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने समय का एक सबसे एडवांस सिस्टम माना जाता है, ठीक है। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर एंड राजा तोदरमल इम्प्रूव्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड स्ट्रेथन द एम्पायर्स इकोनॉमी। जो इस समय रिफॉर्म लाए गए थे अकबर के द्वारा, जो कि राजा तोडरमल जो उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो रेवेन्यू कलेक्शन को काफ़ी इंप्रूव किया, साथ ही साथ एम्पायर्स के इकोनॉमी को भी मजबूत किया। ऑल्दो द सिस्टम वाज एफिशिएंट द हैवी टैक्स बर्डन समटाइम्स क्रिएट हार्डशिप फॉर फार्मर्स। तो ये जो सिस्टम था वो काफ़ी इफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पे जो हैवी टैक्स का बर्डन आता था वो कभी कभी फार्मर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था, ठीक है। ओवरऑल लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड अ की रोल इन द सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसका एक अहम भूमिका हो जाता है मुगल एम्पायर के सक्सेस और स्टेबिलिटी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मुगल के अंदर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था राजा तोडरमल द्वारा, वो काफ़ी हद तक मुगल को मजबूत बनाने में काम करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दैट इज ब्रीफली डिस्कस अर्बन लाइफ अंडर द मुगल्स। अर्बन लाइफ अंडर द मुगल एम्पायर वाज वेल डेवलप्ड एंड प्रोस्पीरियस। जो मुगल एम्पायर के अंदर जो अर्बन लाइफ था, शहरी जीवन था, वो वेल डेवलप्ड, काफ़ी हद तक विकसित था और प्रोस्पीरियस था, मतलब सब चीज़ों से समृद्ध था। द मुगल्स इनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ बाय प्रमोटिंग ट्रेड, क्राफ्ट्स, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। और मुगल जो थे वो शहरों के विकास को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करते थे, क्योंकि वहाँ पे वो प्रमोट करते थे ट्रेड को, क्राफ्ट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर को। मेनी सिटीज़ बिकम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कॉमर्स, लर्निंग एंड आर्ट। बहुत सारे शहर जो थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट केंद्र बन गए, ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र बन गए कॉमर्स के, लर्निंग के, आर्ट के, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लिव्ड इन टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत सारे मतलब ज़्यादा संख्या में लोग अब रहने लगे शहर में, नगर में, ठीक है। मेकिंग देम एक्टिव एंड वाइब्रेंट प्लेसेस, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और वाइब्रेंट लगने लगे, ठीक है। मतलब कि लोग जो थे वो भी अब शहर में आकर बसने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केंद्र बन गया ना। यहाँ पे कॉमर्स हो रहा है, यहाँ पे लर्निंग लोगों को सिखाया जा रहा है, आर्ट फैल रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से लोग यहाँ बसने लगे। ग्रोथ ऑफ सिटीज़। द मुगल पीरियड saw the growth of many famous cities such as दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सिकरी, अहमदाबाद एंड मुल्तान। तो यहाँ पे मुगल पीरियड के समय में बहुत सारे शहरों का विकास देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लाहौर, फतेहपुर सिकरी, अहमदाबाद, मुल्तान। दिस सिटीज़ डेवलप्ड बिकॉज दे वेयर सेंटर ऑफ गवर्नमेंट, ट्रेड और मिलिट्री एक्टिविटीज़। ये शहर इसलिए ज़्यादा डेवलप हुए क्योंकि ये जो थे वो सेंटर थे, क्योंकि ये सेंटर थे, केंद्र थे किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है, और मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए। रोड्स एंड मार्केट्स कनेक्टेड डिफरेंट सिटीज़ मेकिंग ट्रैवल एंड बिजनेस ईजियर। यहाँ पे सड़कें बनवाई गई, मार्केट्स को कनेक्ट किया गया ताकि अलग अलग शहरों से, ताकि जो ट्रैवल और बिजनेस जो हो वो आसान हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट इज ट्रेड एंड मार्केट। ट्रेड वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्बन लाइफ। ट्रेड जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था अर्बन लाइफ का। सिटीज़ हैज़ लार्ज एंड बिजी मार्केट्स वेयर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स वेयर ब्राउट एंड सोल्ड। जो शहर थे वो बहुत बड़े थे और बहुत बिजी मार्केट वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स थे वो अलग अलग जगहों से आते थे, बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। मर्चेंट्स ट्रेडेड इन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। अगर मर्चेंट्स की बात करें तो वो ट्रेड करते थे टेक्सटाइल में, स्पाइसेस मसालों में, सिल्क, प्रीशियस स्टोन, मेटल और हैंडीक्राफ्ट्स में। इंडियन गुड्स वेयर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज़ इन एशिया एंड यूरोप वेयर विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द सिटीज़। और भारत के जो वस्तुएं थी वो भी बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरे देशों में, जैसे एशिया में, यूरोप में, ठीक है, जिससे कि यहाँ का शहर का जो वेल्थ है वो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। मेनी स्किल्ड आर्टिशंस लिव्ड इन मुगल सिटीज़। मुगल शहर में बहुत सारे स्किल्ड आर्टिसंस भी रहते थे। दे प्रोड्यूस्ड कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, कारपेट, ज्वेलरी, पॉटरी, लेदर गुड्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स। वो बहुत सारे कॉटन और सिल्क क्लॉथ बनाते थे, कारपेट बनाते थे, ठीक है, ज्वेलरी का काम करते थे, बर्तन बनाते थे, पॉटरी का काम करते थे, लेदर गुड्स करते थे, ठीक है, और मेटल प्रोडक्ट्स भी बनाते थे। मुगल रूलर सपोर्टेड क्राफ्ट्समैन बाय प्रोवाइडिंग वर्क इन रॉयल वर्कशॉप कॉल्ड कारखानाज। मुगल जो रूलर थे वो क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करते थे, उनको काम देते थे अपने रॉयल वर्कशॉप में, जिसको वो कारखाना कहते थे। देज वर्कशॉप्स प्रोड्यूस्ड लग्जरी गुड्स फॉर द रॉयल फैमिली एंड नोबल्स। और ये जो वर्कशॉप होता था यहाँ पे लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे उनके फैमिली के लिए, रॉयल फैमिली के लिए और नोबल्स के लिए, ठीक है, जो मुगल एम्पायर के अंदर होते थे। अब देखते हैं सोशल लाइफ। तो अर्बन सोसाइटी इंक्लूड्स नोबल्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, आर्टिशंस, लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। तो अर्बन समाज में अगर हम देखें यानी शहरी क्षेत्र में, तो यहाँ का जो समाज था यहाँ पे हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। नोबल्स भी इसमें होते हैं, ठीक है, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, विद्वान भी होते हैं, आर्टिशंस भी होते हैं, लेबरर्स भी होते हैं और सर्वेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं। रिच पीपल लिव्ड इन लार्ज हाउसेज विथ गार्डन्स वाइल ऑर्डनरी पीपल लिव इन द सिंपल हाउसेज। जो अमीर लोग थे वो यहाँ पे बड़े बड़े घरों में रहते हैं जहाँ पे गार्डन देखने को मिलता है, वहीं जो ऑर्डिनरी लोग थे, सामान्य लोग थे, वो एक सिंपल घर में रहते हैं। फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक, डांस एंड स्टोरी टेलिंग वेयर पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। इस समय त्यौहार मनाना, मेले होना, ठीक है, मेला जो वो लगता है, ठीक है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया या फिर कहानियाँ कहना, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर था, एंटरटेनमेंट का ये साधन था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर इन मेनी सिटीज़। बहुत सारे शहरों में देखने को मिलता है कि अलग अलग धर्म समुदाय के लोग जो रहते हैं एक साथ मिल करके रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। द मुगल गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सिटीज़ थ्रू ऑफिशियल्स। तो मुगल गवर्नमेंट अपने अंदर कुछ ऑफिशियल्स रख करके शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। रोड्स, ब्रिजेस, वेल्स, गार्डन्स एंड सराय वेयर बिल्ड फॉर ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे सड़कें बनवाई जाती हैं, ठीक है, ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, ब्रिजेस होते हैं जो नदियों के ऊपर से जो जाता है, ठीक है, पुल कहते हैं जिसको, वेल्स हो गया, कुएँ खुदवाए जाते हैं, ठीक है, गार्डन्स बनवाए जाते हैं। और सराय, ये इंपॉर्टेंट है, सराय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सराय बनाए जाते थे ना, कि इसको रेस्ट हाउस कहते हैं। जो ट्रैवलर्स होते थे या फिर जो ट्रेडर्स होते थे वो जो अपने यात्रा के दौरान एक लंबा रूट तय करके आते थे तो इन्हीं सराय पे यहाँ पे रुकते थे, ठीक है, रेस्ट करने के लिए, और फिर रेस्ट करके फिर यहाँ से अपना स्टार्ट करते थे जर्नी। तो यहाँ पे सराय बनवाए थे, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम एंड पब्लिक बिल्डिंग्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ। तो अर्बन लाइफ में जो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत अच्छा होता है और पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाए जाते हैं, जिससे कि इनके जीवन को जीने का जो तरीका होता है, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है, शहरों का। मार्केट्स वेयर सुपरवाइज्ड टू इंश्योर फेयर ट्रेड एंड प्रॉपर प्राइसेज। मार्केट्स को भी सुपरवाइज किया जाता है, हमेशा देख रेख किया जाता है कि लोग सही पैसे से सामान खरीद पाएँ, ठीक है, कि फेयर ट्रेड हो, ठीक है। तो फेयर ट्रेड और प्रॉपर प्राइसेज मिले, इसके लिए वहाँ पे मार्केट में सुपरवाइज किया जाता है। एजुकेशन एंड कल्चर देखते हैं। सिटीज़ बिकम सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पे जो शहर थे वो केंद्र बनते हैं शिक्षा और कल्चर मतलब के लिए, ठीक है। स्कूल्स, मदरसाज, लाइब्रेरीज एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वेयर इस्टेब्लिश। तो यहाँ पे स्कूल्स बनवाए जाते हैं, मदरसा खुलते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं और कुछ भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी यानी कि धार्मिक संस्थान भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड कैलीग्राफी फ्लरिश्ड अंडर मुगल पैट्रोनेज। तो मुगल के अंदर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे लिटरेचर, साहित्य, पेंटिंग, कला, पेंटिंग मतलब जो पेंटिंग करते हैं, ठीक है, चित्रकार, ठीक है, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और कैलीग्राफी, ये सारे बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है, ठीक है। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स सच एज फोर्ट्स, मॉस्क एंड पैलेसेस रिफ्लेक्टेड द रिच कल्चर लाइफ ऑफ सिटीज़। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फोर्ट्स बनते हैं, किले बनते हैं, ठीक है, मस्जिद बनते हैं, ठीक है, और पैलेसेस बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे शहर का जो जीवन है उसका एक रिच कल्चरल लाइफ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा कल्चर को मतलब फ्लरिश किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एजुकेशन एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा फैलाव मिलता है।
तो कंक्लूजन में हम बताएंगे अर्बन लाइफ अंडर द मुगल्स वाज मार्क्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल रिचनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। तो अर्बन लाइफ जो था मुगल के अंदर वो काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, यानी कि आर्थिक मजबूती होती है, ठीक है, लोग अच्छे ढंग से सब चीज़ों को कर रहे होते हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे होते हैं, कल्चर बहुत ज़्यादा फैलता है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से होता है। ग्रोइंग सिटीज़, फ्लरिश ट्रेड, skilled craftsmen and vibrant social and cultural activities made the Mughal period one of the most significant phase in the development of urban life in India। तो जैसे शहरें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करती हैं, ठीक है, अब विकसित होती हैं, फिर ट्रेड बहुत ज़्यादा फैलता है, स्किल क्राफ्ट्समैन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे हमको फैलता हुआ दिखता है। तो ये सारे जो मिल करके मुगल पीरियड को एक बहुत ही बेहतरीन समय बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमको अर्बन लाइफ बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है भारत के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मुगल एम्पायर था, ठीक है, उस समय किस तरह से अर्बन लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से फैल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, ठीक है, कई सारे इसमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए आपके सब्जेक्ट कोड BHIC 109 के। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपने इसे पसंद किया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कराया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो एक बार आप उसको परचेज करके देखिए, आपको आई होप आपको बहुत ही वो इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही आपके वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।